नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत में राव कल्याणमल तक अध्ययन कर लिया था। कल्याणमल के बाद बीकानेर का शासक बनता है राय सिंह। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह। और साथियों, राय सिंह का शासन काल था 1574 से 1612 ईस्वी तक। तो साथियों, बात करें महाराजा राय सिंह की, तो सबसे पहले लिखना राव कल्याणमल। राव कल्याणमल और रत्नावती का पुत्र। फिर लिखना साथियों जन्म। जो थोड़े इंपॉर्टेंट शासक हो उनके जन्म ध्यान में रखा करो। वैसे तो सभी का जन्म मिलता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट शासक हो उसका जन्म ध्यान में रखो। तो राय सिंह का जन्म हुआ 1541 ईस्वी को। तो साथियों, राव कल्याणमल के बाद बीकानेर का शासक बनता है महाराजा राय सिंह। अब साथियों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर, अभी तक तो आप राव लगाते आ रहे थे, राव जेत सिंह, राव कल्याणमल, लेकिन राय सिंह के आगे अचानक आपने महाराजा लगा दिया। तो साथियों, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो राय सिंह का शासन काल है 1574 से 1612 ईस्वी तक। राय सिंह है वो राव कल्याणमल और रत्नावती का पुत्र था। राय सिंह का जन्म हुआ 1541 ईस्वी में। अब साथियों, अगली डेट आती है 1570 ईस्वी। और देखो 1570 में क्या हुआ। राव कल्याणमल के समय मैंने आपको बताया था कि अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था। तो लिखना अपने पिता कल्याणमल के साथ। अपने पिता कल्याणमल के साथ नागौर दरबार में उपस्थित। और मुगल सेवा में चला गया। मुगल सेवा में चला गया। तो साथियों, 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर में एक दरबार लगाया था। उद्देश्य रखा अकाल राज सहायता, लेकिन वास्तविक उद्देश्य था राजपूत शासकों को अधीनता स्वीकार करवाना। और 1570 ईस्वी में इस नागौर दरबार में राव कल्याणमल है वो अपने दोनों पुत्रों के साथ उपस्थित होते। दोनों पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ के साथ, और अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक राव कल्याणमल है। तो राय सिंह है वो अपने पिता कल्याणमल के साथ 1570 ईस्वी में इस नागौर दरबार में उपस्थित होते और मुगल सेवा में चला जाते। अब जो अकबर है वो पृथ्वीराज राठौड़ को अपने दरबार में रखा करता था, क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ ज्ञानी व्यक्ति था और इस राय सिंह को अभियानों पर भेज दिया करता था। फिर साथियों, अगली डेट आती है 1572 से 1574। और 1572 से 1574 में क्या हुआ। अगर आपने मारवाड़ रियासत की क्लास ले रखी है तो मैंने रावचंद्र सेन के समय बताया था कि अकबर ने इस राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया। जोधपुर का प्रशासक अकबर द्वारा नियुक्त।
तो साथियों 1572 से 1574 तक अकबर है वो इस रायसी को जोधपुर का प्रशासक बनाता है। अगर आपने मारवाड़ क्लास ली है मारवाड़ रियासत की, तो मैंने आपको रावचंद्र सेन के समय बताया था कि रावचंद्र सेन है वो अकबर की अधीनता स्वीकार करने की वजह इधर उधर भाग रहा था और अकबर है वो रावचंद्र सेन पर आक्रमण कर रहा था। उस समय अकबर ने इन राजपूतों को आपस में लड़ाने के लिए इस रायसी को जोधपुर का प्रशासक बना दिया। फिर साथियों अगली डेट आती है 1573 और 1573 में क्या हुआ? तो साथियों 1573 में अकबर के आदेश पर मिर्जा बंधुओं का दमन। मिर्जा बंधुओं का दमन अकबर के आदेश पर। और साथियों मिर्जा बंधु कितने थे? तो मिर्जा बंधु दो थे, इब्राहिम मिर्जा और मोहम्मद हुसैन मिर्जा। मोहम्मद हुसैन मिर्जा। तो साथियों 1573 ईस्वी में रायसी ने अकबर के आदेश पर मिर्जा बंधुओं का दमन किया। मिर्जा बंधु दो थे, इब्राहिम मिर्जा, मोहम्मद हुसैन मिर्जा। और इन दोनों भाइयों ने अकबर के विरोध विद्रोह कर दिया। तो अकबर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए रायसी को कहा। तो रायसी है उसने इब्राहिम मिर्जा के साथ काठोली का युद्ध हुआ। और कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि इब्राहिम मिर्जा है वो काठोली के युद्ध में मारा गया, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इब्राहिम मिर्जा काठोली से पंजाब की तरफ भाग गया। तो रायसी और इब्राहिम मिर्जा के मध्य काठोली का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध हुआ? काठोली का युद्ध। तो साथियों रायसी और इब्राहिम मिर्जा के मध्य काठोली का युद्ध होता है। इस काठोली के युद्ध में रायसी ने इस इब्राहिम मिर्जा को पराजित कर दिया। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि इब्राहिम मिर्जा काठोली के युद्ध में मारा गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इब्राहिम मिर्जा काठोली के युद्ध से पंजाब की तरफ भाग गया। फिर इस मोहम्मद हुसैन मिर्जा के विरुद्ध अकबर ने भगवंत दास को भेजा और उस भगवंत दास के साथ इस रायसी को भेजा। तो रायसी ने भगवंत दास के साथ जाकर इस मोहम्मद हुसैन मिर्जा की हत्या कर दी। लेकिन साथियों अभी तक रायसी है वो बीकानेर का शासक नहीं बना, क्योंकि रायसी है वो 1572 से 1574 तक जोधपुर का प्रशासक था। लेकिन 1574 ईस्वी में राव कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है, और राव कल्याणमल की मृत्यु होने के बाद रायसी ने अकबर से कहा कि ये संभालो अपना जोधपुर, अब मेरा हो गया प्रमोशन, मैं बनूंगा प्रशासक से राजा, और वो भी बीकानेर का। तो साथियों आप एक बार तो यहां तक क्लियर करो, फिर हम रायसी का राज्य अभिषेक करवाते हैं। तो साथियों 1574 ईस्वी में राव कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है, और कल्याणमल की मृत्यु होने के बाद बीकानेर का शासक बनता है राय सिंह। तो साथियों बात करें रायसी के राज्य अभिषेक की, तो रायसी का राज्य अभिषेक होता है 1574 ईस्वी में। पंद्रह सौ चौहत्तर ईस्वी में रायसी का राज्य अभिषेक। और साथियों जब रायसी का राज्य अभिषेक हुआ तो अकबर द्वारा दो काम किए गए। और अकबर द्वारा दो काम कौन से किए गए?
तो साथियों एक तो महाराजा की उपाधि दी, $4000 का मनसब दिया गया। तो साथियों 1574 ईस्वी में राव कल्याणमल की मृत्यु होने के बाद रायसी का राज्याभिषेक होता है। तो अकबर द्वारा दो काम किए गए। अकबर ने रायसी को महाराजा की उपाधि दी, इसीलिए हमने रायसी के आगे महाराजा लगा दिया, और 4000 का मनसब दिया। और मैं बात करूं मनसब की, तो ये पहले मुगलों द्वारा दिया जाने वाला वेतन, पद या जो योग्यता है वो होती थी। जितना ज्यादा मनसब होता था उस व्यक्ति के पद का मनसब से ही पता लगता था। अगर आज की बात करूं तो जैसे ग्रेड पे होती है, जितना ज्यादा ग्रेड पे उतना ही अच्छा पद होगा। तो ये जो मनसब है ये पहले मुगलों द्वारा दिया जाने वाला वेतन, योग्यता और पद होता था। जितना ज्यादा मनसब होता था उस व्यक्ति का पद उतना ही बड़ा होता था। अब लेकिन साथियों अभी तक बीकानेर के किसी शासक ने महाराजा नहीं लगाया, तो हम क्या कह सकते हैं, महाराजा की उपाधि धारण करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक। तो नोट पॉइंट लगा के लिखना, महाराजा। महाराजा की उपाधि धारण करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक। फिर साथियों अगली डेट आती है 1573, सॉरी 1574। और साथियों 1574 में क्या हुआ, तो अकबर ने शाह कुली खां, अकबर ने शाह कुली खां के नेतृत्व में चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना भेजा। लेकिन असफल रहा। तो साथियों 1574 ईस्वी में अकबर है वो शाह कुली खां के नेतृत्व में चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना भेजता है, लेकिन ये असफल रहा। और साथियों वर्तमान में जो सिवाना है वो राजस्थान के किस जिले में आता है, आपको पता है कि राजस्थान में 19 नए जिलों का गठन हुआ है। और 19 नए जिलों का गठन कब हुआ है, तो डेट याद रखना 17 मार्च 2023। तो साथियों राजस्थान में 19 नए जिलों का निर्माण हुआ है 17 मार्च 2023 को। तो ये जो सिवाना है ये वर्तमान में किस जिले में आता है, यहाँ सिवाना में अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में आक्रमण किया था। और राव चंद्रसेन के समय यहाँ पर सिवाना में अकबर ने शाह कुली खां के नेतृत्व में रायसी को भी भेजा, लेकिन ये असफल रहे। तो सिवाना वर्तमान में किस जिले में आता है, तो साथियों याद रखना सिवाना वर्तमान में, सिवाना वर्तमान में बालोतरा जिले में आता है। कौन से जिले में आता है, बालोतरा जिले में।
तो साथियों राजस्थान में 19 नए जिलों का निर्माण हुआ है 17 मार्च 2023 को, और जो सिवाना है वो वर्तमान में बालोतरा जिले में आता है। तो साथियों 1574 ईस्वी में अकबर ने शाह कुली खान के नेतृत्व में चंद्रसेन के विरुद्ध रायसी को सिवाना भेजा, लेकिन ये असफल रहा। फिर साथियों अगली डेट आती है 1577। और देखो 1577 को क्या हुआ, तो 1577 को अकबर ने रायसी को 51 परगने दिए। तो साथियों 1577 ईस्वी में अकबर और रायसी को 51 परगने देते हैं। परगने क्या होते हैं, छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, उन्हें परगने कहा जाता है। तो अकबर ने रायसी को 51 परगने दिए। अब अकबर बावड़ा तो था नहीं जो फोकट में 51 परगने दे देगा। तो रायसी है, उसने सोचा कि अकबर ने मुझे 51 परगने दिए हैं तो अब ये मुझसे कोई बड़ा कांड करवाएगा, लेकिन करवाएगा क्या। इतने में अकबर ने रायसी को आदेश दिया कि रायसी जी, सिरोही का शासक है सुल्तान देवड़ा, जो अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे, तो आप अपने स्तर पर जाओ और सुल्तान देवड़ा को अधीनता स्वीकार करवाओ। तो रायसी ने पता किया कि सिरोही का शासक है सुल्तान देवड़ा। सिरोही का शासक कौन था, सिरोही का शासक था सुल्तान देवड़ा। और इस सुल्तान देवड़ा का एक भाई था, बीजा देवड़ा। तो साथियों 1577 ईस्वी में अकबर ने रायसी को 51 परगने दिए। तो रायसी ने सोचा कि अकबर बावड़ा तो है नहीं जो 51 परगने फोकट में दे देगा, लेकिन ये मुझसे कोई ना कोई बड़ा कांड करवाएगा। तो रायसी सोच ही रहा था, इतने में अकबर ने आदेश दिया कि रायसी जी, सिरोही का शासक है सुल्तान देवड़ा, जो अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे, तो आप अपने स्तर पर जाओ और उसे अधीनता स्वीकार करवाओ। तो रायसी ने पता किया कि सिरोही का शासक है सुल्तान देवड़ा और सुल्तान देवड़ा का भाई है बीजा देवड़ा। तो पूरा सिरोही है वो सुल्तान देवड़ा के पास नहीं है, दोनों भाइयों का आपसी झगड़ा चल रहा है और आधा सिरोही बीजा देवड़ा के पास है। तो रायसी ने सोचा कि सुल्तान देवड़ा है वो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा, इसका मतलब बंदे में दम तो है, तो सीधा सुल्तान देवड़ा पर आक्रमण करना तो ठीक नहीं है, कहीं लेने के देने पड़ जाए। तो एक बार इस बीजा देवड़ा को पराजित करके आधा सिरोही मुगल साम्राज्य में मिला देते हैं। तो रायसी है वो इस बीजा देवड़ा को पराजित करके आधा सिरोही मुगल साम्राज्य में मिला देता है। तो लिखना, बीजा देवड़ा को पराजित करके आधा सिरोही मुगल साम्राज्य में मिला दिया। मुगल साम्राज्य में मिला दिया। तो साथियों जो रायसी है वो इस बीजा देवड़ा को पराजित करके आधा सिरोही मुगल साम्राज्य में मिला देते हैं। अब अकबर है, अकबर के क्या काम था, अकबर ने तो सोचा कि इनको आपस में लड़ाओ और अपने आराम से मजे से रहो। तो अकबर है वो ये आधा सिरोही जगमाल को दे देता है। अकबर क्या करते हैं, ये आधा सिरोही जगमाल को दे देता है। अकबर द्वारा। तो साथियों जो रायसी है वो बीजा देवड़ा को पराजित करके आधा सिरोही मुगल साम्राज्य में मिला देते हैं।
अब अकबर है, उसके तो यही काम था कि इनको आपस में लड़ाओ और अपने आराम से मजे करो। तो अकबर है वो आधा सिरोही जगमाल को दे देता है। और जगमाल कौन था? तो साथियों, जगमाल महाराणा प्रताप का भाई था। और इस बात का पता जब सुल्तान देवड़ा को चला, तो सुल्तान देवड़ा ने जगमाल से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो मेवाड़ के हो, मेवाड़ जाओ, सिरोही हमारा है देवड़ाओं का। तो इस जगमाल ने कहा कि मुझे अकबर ने ये आधा सिरोही दिया है। तो सुल्तान देवड़ा ने कहा कि सिरोही अकबर के बाप का है क्या कि उसने तेरे को आधा सिरोही दे दिया? सिरोही हमारा है देवड़ाओं का। और साथियों, सुल्तान देवड़ा और जगमाल के मध्य दत्तानी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? दत्तानी का। दत्तानी का युद्ध। और यह दत्तानी का युद्ध हुआ 1583 में, जगमाल और सुल्तान देवड़ा के मध्य। और साथियों, इस दत्तानी के युद्ध में जगमाल मारा जाता है। तो साथियों, सुल्तान देवड़ा और जगमाल के मध्य 1583 ईस्वी में दत्तानी का युद्ध होता है। और इस दत्तानी के युद्ध में जगमाल मारा जाता है। इधर रायसी है वो लगातार प्रयास कर रहा था कि सुल्तान देवड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवानी है। और रायसी के लगातार प्रयासों के बाद 1585 ईस्वी में सुल्तान देवड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई गई। तो लिखना 1585। 1585 ईस्वी में रायसी द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई गई। तो साथियों, 1585 ईस्वी में रायसी द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई गई सुल्तान देवड़ा को। तो साथियों, ये एक बार आप फिर से देखना। 1577 ईस्वी में अकबर है वो रायसी को 51 प्रगने देते हैं। तो रायसी ने सोचा कि अकबर बावड़ा तो नहीं है जो 51 प्रगने फोकट में दे देगा, ये मुझसे कोई ना कोई बड़ा कांड करवाएगा। रायसी ये सोच ही रहा था, इतने में अकबर ने रायसी को आदेश दिया कि रायसी जी, सिरोही का शासक है सुल्तान देवड़ा जो अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे, तो आप अपने स्तर पर जाओ और सुल्तान देवड़ा को अधीनता स्वीकार करवाओ। तो जो रायसी है उसने पता किया कि सिरोही का शासक है सुल्तान देवड़ा और सुल्तान देवड़ा का भाई है बीजा देवड़ा। तो पूरा सिरोही सुल्तान देवड़ा के पास नहीं है, दोनों भाइयों का आपसी झगड़ा चल रहा है और आधा सिरोही है वो बीजा देवड़ा के पास है। तो रायसी ने सोचा कि सीधा सुल्तान देवड़ा पर आक्रमण करना तो ठीक नहीं है, क्योंकि सुल्तान देवड़ा वो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा, तो इसका मतलब बंदे में दम तो है, तो कहीं लेने के देने पड़ जाए। तो रायसी उसने सोचा क्यों ना बीजा देवड़ा को पराजित करके एक बार आधा सिरोही मुगल साम्राज्य में मिला दिया जाए। तो रायसी है वो इस बीजा देवड़ा को पराजित करके आधा सिरोही मुगल साम्राज्य में मिला देता है। और जो अकबर है वो ये आधा सिरोही जगमाल को दे देते हैं। जगमाल महाराणा प्रताप का भाई था। इस बात का पता जब सुल्तान देवड़ा को चलता है, तो सुल्तान देवड़ा ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो मेवाड़ के हो, मेवाड़ जाओ। तो जगमाल ने कहा कि ये आधा सिरोही मुझे अकबर ने दिया है। तो सुल्तान देवड़ा ने कहा कि आधा सिरोही तुझे अकबर ने दिया है, सिरोही अकबर के बाप का है क्या? ये हमारा है देवड़ाओं का। और इस सुल्तान देवड़ा और जगमाल के मध्य 1583 ईस्वी में दत्तानी का युद्ध होता है। और इस दत्तानी के युद्ध में जगमाल मारा जाता है। इधर रायसी है वो लगातार प्रयास कर रहा था कि अकबर ने कहा है कि सुल्तान देवड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवानी है। और रायसी के लगातार प्रयासों के बाद 1585 ईस्वी में रायसी द्वारा इस सुल्तान देवड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई गई। लेकिन साथियों, क्या अकबर ने रायसी को इस एक अभियान पर ही भेजा था क्या? तो नहीं साथियों, अकबर ने रायसी को अलग अलग अभियानों पर भेजा था। तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर हम चर्चा करते हैं।
अब साथियों बात करें कि अकबर ने रायसी को किन किन अभियानों पर भेजा, तो नोट पॉइंट लगा के लिखना। सबसे पहले तो लिखना 1581 में, फिर दूसरा लिखना 1585, फिर तीसरा लिखना 1586, फिर ले लेना 1591। तो देखो साथियों 1581 ईस्वी में मानसी की सहायता के लिए, मानसी की सहायता के लिए और मानसी की सहायता के लिए काबुल अभियान पर भेजा। काबुल अभियान। फिर साथियों 1585 ईस्वी में सरदारों के दमन के लिए, सरदारों के दमन के लिए बलूचिस्तान भेजा। फिर साथियों 1586 ईस्वी में भगवंत दास के साथ लाहौर अभियान पर भेजा। फिर साथियों 1591 ईस्वी में खाने खाना की सहायता के लिए कंधार अभियान पर भेजा। तो साथियों अकबर ने रायसी को निम्न अभियानों पर भेजा। पहला है 1581 ईस्वी में मानसी की सहायता के लिए काबुल अभियान पर भेजा। फिर 1585 ईस्वी में सरदारों के दमन के लिए बलूचिस्तान भेजा। और फिर 1586 ईस्वी में भगवंत दास के साथ लाहौर अभियान पर भेजा। और 1591 ईस्वी में खाने खाना की सहायता के लिए कंधार अभियान पर भेजा। अब साथियों अगली डेट आती है 15 अक्टूबर। कौन सी आती है? 15 अक्टूबर 1605 ईस्वी। और 15 अक्टूबर 1605 को क्या हुआ? अकबर की मृत्यु हो गई। और साथियों अकबर की मृत्यु होने के बाद जहांगीर शासक बना। जहांगीर शासक बना। और साथियों जहांगीर के दो पुत्र थे, खुसरो और खुर्रम, जिसे शाहजहां के नाम से जानते हैं। तो साथियों 15 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो जाती है। और अकबर की मृत्यु होने के बाद जहांगीर शासक बना। अकबर है वो खुद एक डाकिया आदमी था। 1556 ईस्वी में भारत की गद्दी पर बैठा और 1605 तक मरने का नाम नहीं लिया। तो खुसरो ने सोचा कि अब जो मेरा पिता है जहांगीर वो शासक बना है और वो भी अपने बाप की तरह नहीं मरा, तो मेरा शासक बनने का नंबर कब आएगा, मैं शासक कब बनूंगा। तो इस खुसरो ने लाहौर में विद्रोह कर दिया और लाहौर से घोषणा कर दी कि आई एम किंग ऑफ इंडिया। और इस खुसरो ने लाहौर से जहांगीर को आदेश दिया कि खुसरो का आदेश है कि आप लाहौर के मुगल दरबार में उपस्थित हो। तो इस जहांगीर ने सोचा कि अच्छा अब अपने बाप को आदेश भी दे रहा है। तो जहांगीर ने सोचा कि मुझे लाहौर जाकर
इस विद्रोह को दबाना चाहिए, वरना जो सत्ता है वो हाथ से निकल जाएगी। लेकिन इस जहांगीर ने सोचा कि मैं लाहौर जाऊंगा तो राजधानी आगरा की जिम्मेदारी किसको सौंप कर जाऊं। तो साथियों, अकबर का विश्वसनीय व्यक्ति है वो आमेर का मान सिंह था। अकबर का जो खास है वो आमेर का मान सिंह था। लेकिन जहांगीर ने सोचा कि अगर मैं मान सिंह को राजधानी आगरा की जिम्मेदारी सौंप कर जाऊं तो मान सिंह वो इस खुसरो का मामा है, और मान सिंह अगर खुसरो से मिल गया तो आधी जावे न पूरी पावे ना आधी जावे। तो ये जो राजधानी आगरा है ये भी हाथ से निकल जाएगी। तो जो मान सिंह जहांगीर है इसने मान सिंह की वजह राय सिंह पर विश्वास किया और राय सिंह को लाहौर जाने से पहले राजधानी आगरा की जिम्मेदारी सौंपी और मनसब बढ़ाकर 5,000 कर दिया। तो लिखना, जहांगीर ने लाहौर जाने से पहले राजधानी आगरा की जिम्मेदारी राय सिंह को सौंपी। राय सिंह को सौंपी और मनसब बढ़ाकर 5,000 कर दिया। फिर साथियों इधर खुसरो का लिखना, खुसरो ने लाहौर में विद्रोह कर दिया। तो साथियों जो खुसरो है वो लाहौर में विद्रोह कर देते हैं। तो जहांगीर है वो इस विद्रोह को दबाने के लिए जब लाहौर जाते हैं तो राजधानी आगरा की जिम्मेदारी राय सिंह को सौंप कर जाते हैं और राय सिंह का मनसब बढ़ाकर 5,000 कर देते हैं। और जो जहांगीर है वो लाहौर जाकर इस खुसरो को गिरफ्तार करके आगरा ले आता है। लेकिन फिर भी जो जनता है वो नहीं मानी, जनता का विद्रोह हो रहा था कि हमें खुसरो चाहिए। तो इस जहांगीर ने सरिये गर्म करवा के और इस खुसरो की दोनों आंखें फुड़वा दी और कैद खाने में डाल दिया। तो साथियों लिखना, जहांगीर ने आंखें फुड़वा दी। तो साथियों जो जहांगीर है वो लाहौर जाकर इस खुसरो को गिरफ्तार करके आगरा ले आते हैं। लेकिन जो जनता है वो नहीं मानती, जनता का विद्रोह हो रहा था कि हमें खुसरो ही चाहिए। तो इस जहांगीर ने सरिये गर्म करवा के और इस खुसरो की दोनों आंखें फुड़वा दी और कैद खाने में डलवा दिया और जनता से कहा कि खुसरो तो अंधे है, क्या करोगे अंधे शासक का। लेकिन साथियों जो खुर्रम है जिसे हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, तो इस खुर्रम ने सोचा कि पिताजी के समय विद्रोह हो गया कि हमें खुसरो चाहिए जनता का, और अगर पिताजी के मरने के बाद जनता ने फिर से विरोध कर दिया कि हमें तो अंधा भी चाहिए तो मैं शासक कब बनूंगा। तो इस खुर्रम ने जहांगीर से कहा कि पिताजी आपने खुसरो को कैद खाने में डलवा रखा है, वो भी तो अपना ही है, तो मैं चाहता हूं कि मैं उसे राजधानी आगरा में घुमाकर लाऊं। तो जहांगीर ने कहा कि ठीक है, और इस खुर्रम ने शाहजहां ने इस खुसरो को अपने साथ ले जाकर इसकी हत्या कर दी। तो साथियों लिखना, शाहजहां ने हत्या कर दी। शाहजहां ने हत्या कर दी। तो देख लो साथियों, पहले गद्दी के लिए ये होता था कि बाप ने तो आंखें फुड़वा दी, कैद खाने में डलवा दिया, और फिर भाई ने हत्या करवा दी।
तो साथियों 1581 ईस्वी में अकबर है वो मानसी की सहायता के लिए रायसी को काबुल अभियान पर भेजते हैं। फिर 1585 ईस्वी में सरदारों के दमन के लिए बलूचिस्तान भेजते हैं। फिर 1586 ईस्वी में भगवान दास के साथ लाहौर अभियान पर भेजते हैं। फिर 1591 ईस्वी में खाने खाना की सहायता के लिए कंधार अभियान पर भेजते हैं। फिर साथियों 15 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो जाती है और अकबर की मृत्यु होने के बाद जहांगीर शासक बनते हैं। अब साथियों जो अकबर है इसका जो विश्वसनीय व्यक्ति था, अकबर का जो खास था वो आमेर का मान सिंह था। लेकिन अगर जहांगीर का पूछ लिया जाए तो जहांगीर का जो विश्वसनीय व्यक्ति था या जहांगीर का जो खास था वो राय सिंह था। तो साथियों जहांगीर के पुत्र खुसरो ने लाहौर में विद्रोह कर दिया। तो जहांगीर है वो इस विद्रोह को दबाने के लिए जाता है कि अगर इस विद्रोह को नहीं दबाया तो सत्ता हाथ से चली जाएगी। तो जहांगीर है वो इस रायसी पे विश्वास करके राजधानी आगरा की जिम्मेदारी रायसी को सौंपकर और रायसी का मनसब बढ़ाकर कर देता 5000 और लाहौर जाते हैं और लाहौर जाकर इस खुसरो को गिरफ्तार करके आगरा ले आते हैं और जहांगीर ने इस खुसरो की आंखें फुड़वा दी। फिर खुर्रम ने, जिसे हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, इस शाहजहां ने इस खुसरो की हत्या कर दी। अब साथियों 1612 ईस्वी में रायसी की मृत्यु हो जाती है। तो लिखना 1612 ईस्वी में बुरहानपुर में रायसी की मृत्यु। तो साथियों 1612 ईस्वी में बुरहानपुर में रायसी की मृत्यु हो जाती है। अब साथियों क्या इसके अलावा भी रायसी की कोई जानकारी मिलती है क्या? तो साथियों इसके अलावा भी रायसी की जानकारी मिलती है। यह तो रायसी की मुख्य जानकारी है। इसके अलावा साथियों रायसी की 2-3 रचनाएं हैं। रायसी का दरबारी विद्वान था, रायसी का स्थापत्य विकास। तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो। तो साथियों अब नोट पॉइंट लगा के लिखना। मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद ने रायसी को राजपुताने का करण कहा है। फिर साथियों अगला नोट पॉइंट लगाना, रायसी को मुगल साम्राज्य का रायसी को मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ स्तंभ कहा जाता है। फिर साथियों अगला नोट पॉइंट लगाना, बीकानेर चित्तर शैली, बीकानेर चित्तर शैली का प्रारंभ रायसी के काल में हुआ।
फिर साथियों अगला नोट पॉइंट लगाना, रायसी को आंसू कवि कहा जाता है। तो साथियों रायसी को आंसू कवि कहा जाता है। और आंसू कवि क्या होता है? जिसकी कविता सुनकर आंखों में आंसू आ जाए, है ना? नहीं, जो साथियों तुरंत रचना कर दे या तुरंत कविता लिख दे उसे आंसू कवि कहा जाता है। अगर आपने किसी को देखा और कहा कि इस पर 2 लाइन बोलनी है और वो तुरंत उस पर 2 लाइन बोल दे, उसे आंसू कवि कहा जाता है। एक बार अकबर ने इस रायसी को दक्षिण भारत किसी अभियान पर भेजा था। तो रायसी वो जब दक्षिण भारत जाता है तो इस रायसी ने फोक का पेड़ देखा। किस चीज का पेड़ देखा? फोक का। और साथियों ये जो फोक का पेड़ है ये मुख्यतः बीकानेर के जो आसपास के क्षेत्र है उनमें पाया जाता है। लेकिन रायसी ने जब दक्षिण भारत गया तो इस फोक का पेड़ देखा तो रायसी ने तुरंत 2 लाइन बोल दी कि तू स्वदेशी रुखड़ो मैं परदेशी लोग, माने अकबर ताड़िया तू क्यों कर आई फोग। तो साथियों रायसी को आंसू कवि कहा जाता है। और साथियों मुंशी देवी प्रसाद ने रायसी को राजपूताने का करण कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने रायसी को क्या कहा है? तो मुंशी देवी प्रसाद ने रायसी को राजपूताने का करण कहा है। और कलयुग का करण किसे कहा गया है? साथियों कलयुग का करण, कलयुग का करण, कलयुग का करण किसे कहा गया है? तो कलयुग का करण कहा गया लूणकरण को। और राजपूताने का करण ये दोनों याद रखना, राजपूताने का करण कहा गया रायसी को। तो साथियों कलयुग का करण कहा गया है लूणकरण को और राजपूताने का करण कहा गया रायसी को। तो मुंशी देवी प्रसाद ने रायसी को राजपूताने का करण कहा। फिर साथियों रायसी को मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ स्तंभ कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ऑलमोस्ट बच्चे वो गलत करके आएंगे, क्योंकि वो रायसी की जगह करेंगे मान सिंह। क्योंकि मुगल सेवा को लेकर मान सिंह के ऊपर हमारे दिमाग में एक फिल्म बैठी है, लेकिन साथियों मुगल साम्राज्य का जो सुदृढ़ स्तंभ है वो रायसी को कहा जाता है। और साथियों बीकानेर चित्र शैली का प्रथम प्रारंभ है वो रायसी के काल में हुआ। अब साथियों बात करें रायसी की रचनाओं की, तो लिखना रायसी की रचनाएं। रायसी की रचनाएं। और साथियों रायसी की रचना है रायसी महोत्सव। वेदन वंशावली और बाल बोधिनी। तो साथियों रायसी की रचनाओं की बात करें तो रायसी की रचनाएं रायसी महोत्सव, वेदन वंशावली, बाल बोधिनी। और साथियों रायसी का एक दरबारी विद्वान भी था, यह भी लिखना। दरबारी विद्वान। और रायसी के दरबारी विद्वान का नाम था जयसोम, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और साथियों जयसोम की एक रचना है और रचना का नाम है करमचंद। तो साथियों जयसोम की रचना करमचंद वसोत कीर्तनकम काव्यम। और इस रचना में जयसोम ने रायसी को, जयसोम ने क्या किया है? रायसी को
रायसी को राजेंद्र कहा है। तो साथियों, रायसी का एक दरबारी विद्वान था जयसोम, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और जयसोम की एक रचना है करमचंद वसोत कीर्तनकम काव्यम। और जयसोम ने अपनी इस रचना करमचंद वसोत कीर्तनकम काव्यम में इस रायसी को राजेंद्र कहा है। और इसी जयसोम ने अपनी इसी रचना करमचंद वसोत कीर्तनकम काव्यम में जो लूणकरण है उसकी दानशीलता की तुलना है वो कर्ण से की है। तो साथियों, मुंशी देवी प्रसाद ने रायसी को राजपूताने का करण कहा है। फिर रायसी को मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ स्तंभ माना जाता है। और फिर साथियों, बीकानेर चित्र शैली का प्रारंभ है वो रायसी के काल में हुआ। आर्ट एंड कल्चर में इसकी हम विस्तार के साथ चर्चा करते हैं। फिर साथियों, रायसी को आशु कवि कहा जाता है। रायसी की 3 रचनाएं हैं, रायसी महोत्सव, वेदन वंशावली, बाल बोधिनी। और साथियों, रायसी का एक दरबारी विद्वान था जयसोम। और जयसोम की रचना है करमचंद वसोत कीर्तनकम काव्यम। और जयसोम ने अपनी इस रचना में रायसी को राजेंद्र कहा है और लूणकरण की दानशीलता की तुलना कर्ण से की है। अब साथियों, रायसी का एक स्थापत्य विकास और है, तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो। तो साथियों, बात करें महाराजा रायसी के स्थापत्य विकास की, तो साथियों, रायसी ने जूनागढ़ का निर्माण करवाया। और जूनागढ़ कहां पर है? तो साथियों, जूनागढ़ है बीकानेर में। और इसी जूनागढ़ से जो बिक्का है उसका भी लेना देना है, क्योंकि बिक्का ने बिक्का जी की टेकरी का निर्माण करवाया था। और इसी बिक्का जी की टेकरी की जो नींव है उसके ऊपर पत्थर रखकर जूनागढ़ का निर्माण करवाया गया है। तो साथियों, लिखना रायसी का निर्माण कार्य। और साथियों, बात करें रायसी के निर्माण कार्य की, तो लिखना जूनागढ़ का निर्माण। जूनागढ़ का निर्माण। और जूनागढ़ कहां पर है? तो जूनागढ़ है बीकानेर। फिर साथियों, लिखना इस जूनागढ़ को जमीन का जेवर कहा जाता है। जमीन का जेवर। फिर साथियों, जूनागढ़ का जो निर्माण है इसका निर्माण कब हुआ? तो साथियों, इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था 1589 में और 1594 तक चला। फिर साथियों, लिखना करमचंद मंत्री। करमचंद मंत्री की देखरेख में। करमचंद मंत्री की देखरेख में। और साथियों, जूनागढ़ के अंदर एक गेट है सूरजपोल। क्या नाम है? सूरजपोल। और इस सूरजपोल के पास से साथियों रायसी प्रशस्ति है। और साथियों, बात करें रायसी प्रशस्ति की, तो इसकी जो भाषा है, इस रायसी प्रशस्ति की भाषा है संस्कृत। और साथियों, इसके लेखक हैं, तो इस रायसी प्रशस्ति के लेखक हैं जैन मुनि। जैन मुनि जैता। और साथियों, इसी सूरज पोल के पास जेमल फत्ता। जेमल फत्ता
जयमल फत्ता की गजारूढ़, गजारूढ़ का मतलब हाथी पर बैठे हुए, गजारूढ़ मूर्तियां, मूर्तियां। और साथ ही ये जो गजारूढ़ मूर्तियां हैं ये बीकानेर, बीकानेर के रायसी में, बीकानेर के रायसी ने आगरा से लाकर, आगरा के किले से लाकर स्थापित करवाई। आगरा के किले से लाकर स्थापित करवाई। तो साथियों सूरज पोल के पास जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं जो बीकानेर के रायसी है वो आगरा के किले से लाकर यहाँ स्थापित करवाते हैं। तो साथियों बात करें रायसी के निर्माण कार्य की, तो रायसी ने जूनागढ़ का निर्माण करवाया। और जूनागढ़ कहां पर है? बीकानेर में। और कुछ स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर इस जूनागढ़ का राव बिक्का से कोई लेना देना है क्या? तो साथियों जूनागढ़ का राव बिक्का से भी लेना देना है। राव बिक्का ने बिक्का जी की टेकरी का निर्माण करवाया था। और ये जो जूनागढ़ है ये उसी बिक्का जी की टेकरी की जो नींव है उसके ऊपर पत्थर रख के बनाया गया है। तो साथियों जूनागढ़ का निर्माण करवाया रायसी ने। और जूनागढ़ को जमीन का जेवर कहा जाता है। और जूनागढ़ का जो निर्माण है वो 1589 से 1594 तक चला। और साथियों अगर मैं डेट की बात करूं तो 17 फरवरी 1589 ईस्वी से 17 जनवरी 1594 ईस्वी तक चला। और साथियों करमचंद मंत्री की देख रेख में फिर साथियों जूनागढ़ में एक सूरज पोल है। और इस सूरज पोल के पास ही रायसी प्रशस्ति है। और बात करें रायसी प्रशस्ति की तो इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। और जो इसके लेखक है वो जैन मुनि जैता है। और साथियों इसी सूरज पोल के पास जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं। और साथियों ये बीकानेर के रायसी ने आगरा के किले से लाकर यहाँ स्थापित करवाई है। अब साथियों हमारे जो महाराजा राय सिंह है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और राय सिंह के बाद अगर बीकानेर का कोई इंपोर्टेंट शासक बनता है तो वो बनता है करण सिंह। लेकिन राय सिंह और करण सिंह के बीच दो शासक और बनते हैं जो राय सिंह के पुत्र थे। तो साथियों उनकी भी चर्चा एक बार करेंगे ताकि इनका जो सन का क्रम है वो ना टूटे। तो साथियों आप एक बार यहां तक क्लियर करो। तो साथियों महाराजा राय सिंह के बाद बीकानेर का शासक बनता है महाराजा दलपत सिंह। और दलपत सिंह के बाद बीकानेर का शासक बनता है महाराजा सूर सिंह। और इन दोनों की दो चार बातें हैं। तो साथियों इधर आप लिखना महाराजा महाराजा दलपत सिंह। और साथियों दलपत सिंह का शासन काल था 1612 से 1613 तक। फिर साथियों दलपत सिंह के बाद बीकानेर का शासक बनते हैं महाराजा सूर सिंह। और साथियों सूर सिंह का शासन काल था 1613 से 1631 तक। अब साथियों एक बार मैं सूर सिंह की बात करूं तो लिखना राय सिंह का पुत्र। राय सिंह का पुत्र। फिर अगला नोट पॉइंट लगा के लिखना रानी गंगा। रानी गंगा के कहने पर राय सिंह ने
राय सिंह ने उत्तराधिकारी घोषित किया। तो साथियों जो सूरसी है वो रायसी का पुत्र था और रानी गंगा के कहने पर रायसी ने इस सूरसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन 1612 ईस्वी में रायसी की मृत्यु होती है। तो ये जो दलपत सिंह है ये भागकर जहांगीर के पास जाते हैं और जहांगीर को जाकर कहते हैं कि रायसी ने जो मेरे पिता हैं उन्होंने सूरसी को उत्तराधिकारी घोषित किया है, लेकिन जो वास्तविक अधिकार है वो गद्दी पर मेरा है। मैं शासक बनना चाहिए, मैं उत्तराधिकारी होना चाहिए था। तो जो जहांगीर है वो इस दलपत सिंह पर विश्वास करके इस दलपत सिंह को बीकानेर का शासक बना देता है। तो साथियों लिखना दलपत सिंह में रायसी का पुत्र। ये दलपत सिंह भी रायसी का पुत्र था और सूरसी भी रायसी का पुत्र था। फिर लिखना जहांगीर ने टिक्का लगाकर तो साथियों 1612 ईस्वी में रायसी की जब मृत्यु होती है तो रायसी ने अपना उत्तराधिकारी सूरसी को घोषित किया था। लेकिन ये जो दलपत सिंह है ये भागकर जहांगीर के पास जाता है और कहता है कि मेरे पिता राय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी सूरसी को घोषित किया, लेकिन वास्तविक जो अधिकार है गद्दी पर वो मेरा है। तो जहांगीर है वो इस दलपत सिंह को बीकानेर का शासक बना देते हैं। अब भाई साहब ने बीकानेर के शासक बनने के बाद जहांगीर की बात माननी छोड़ दी, जहांगीर का ही कहना नहीं मानता। तो जहांगीर है वो साम्राज्य विरोधी नीतियां होने के कारण इस दलपत सिंह को मृत्यु दंड दे देता है। तो लिखना साम्राज्यवादी। साम्राज्य विरोधी नीतियों के कारण जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया। तो साथियों 1612 ईस्वी में दलपत सिंह है वो बीकानेर का शासक बनता है और 1613 ईस्वी तक रहते हैं। और साम्राज्य विरोधी नीतियां होने के कारण जो जहांगीर है वो इस दलपत सिंह को मृत्युदंड दे देते हैं। अब दलपत सिंह के बाद बीकानेर का शासक बना सूरसी। और अगर सूरसी की और बात करें तो लिखना बीकानेर में सूरसागर तालाब का निर्माण करवाया। फिर साथियों लिखना अपनी राजकुमारियों का विवाह जैसलमेर रियासत से नहीं करने की कसम खाई। तो साथियों जो सूरसी है उसने अपनी राजकुमारियों का विवाह बीकानेर रियासत की जो राजकुमारियां हैं उनका विवाह जैसलमेर की रियासत से नहीं होगा, यह कसम खाई। क्योंकि जब सूरसी है वो बीकानेर के शासक थे तो जैसलमेर रियासत और बीकानेर रियासत में वाद विवाद हो गया।
तो जो ये सूरसी है इन्होंने कसम खाई कि आज के बाद बीकानेर रियासत की राजकुमारियों का विवाह जैसलमेर वालों के साथ नहीं होगा। तो साथियों 1612 ईस्वी में राय सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर का शासक बनता है महाराजा दलपत सिंह। दलपत सिंह राय सिंह का पुत्र था, सूरसी भी राय सिंह का पुत्र था, ये दोनों भाई थे। तो जो महाराजा दलपत सिंह है वो राय सिंह का पुत्र था और जहांगीर ने टीका लगाकर गद्दी पर बिठाया, लेकिन भाई साहब ने जहांगीर की बात नहीं मानी तो जहांगीर ने इन्हें मृत्युदंड दे दिया। साम्राज्य विरोधी नीतियों के कारण जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया। फिर साथियों दलपत सिंह के बाद बीकानेर का शासक बनते हैं सूर सिंह, और सूर सिंह की बात करें तो यह भी राय सिंह का पुत्र था और रानी गंगा के कहने पर राय सिंह ने इस सूर सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और साथियों सूर सिंह ने बीकानेर में सूरसागर तालाब का निर्माण करवाया और अपनी राजकुमारियों का विवाह जैसलमेर रियासत से नहीं करने की कसम खाई। अब साथियों महाराजा सूर सिंह के बाद बीकानेर का शासक बनते हैं करण सिंह, और करण सिंह की चर्चा करेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो साथियों महाराजा दलपत सिंह है और महाराजा सूर सिंह है, ये दोनों राय सिंह और करण सिंह के बीच में छोटे छोटे शासक हैं, लेकिन इनका जो सन का क्रम है वो ना टूटे, इसलिए हमने इनकी भी चर्चा की। अब साथियों करण सिंह की चर्चा करेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच।